हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है सभी का सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैद नंगली की ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली जो क्लास थी हमारी, पिछली जो वीडियो थी, उसमें हमने जो वैद्युत चालन वाला चैप्टर था उसके न्यूमेरिकल किए थे। आज एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। अच्छे चैप्टरों में से एक है, बहुत कुछ है इसमें और बहुत कुछ एग्जाम में भी आता है। सही है। तो जैसे चैप्टर का नाम है किरचॉफ का नियम और वैद्युत परिपथ, तो उसमें सबसे पहले जो दे रखा है वो दे रखा है वैद्युत सेल। वैद्युत सेल क्या होता है? तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति या एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। वो क्या कहलाता है? वैद्युत सेल कहलाता है। मतलब हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? वैद्युत सेल। क्या होता है वैद्युत सेल? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा, यानी सेल कैसा भी हो, शुष्क सेल हो या डेनियल सेल हो, मतलब कैसा भी हो, वैद्युत भट्टे उसमें भरा हो, तो वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही है। यानी उसके अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप क्या है? रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है? वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ में वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। उस युक्ति को क्या कहते हैं? हम वैद्युत सेल कहते हैं। सही है। अब सेल कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कैसे होते हैं? किन्हें कहते हैं प्राथमिक सेल? ऐसे सेल जिनके अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाएं कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय होती हैं। ऐसे सेल जिनके अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय होती हैं, अर्थात उन्हें एक बार आवेशित करके उपयोग में लाया जाता है, फिर उपयोग में लाए जाने के बाद उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। ऐसे सेल जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय होती हैं, अर्थात वो एक दिशा में संभव हैं, अर्थात वो परिपथ को आवेश दे तो सकती हैं परंतु वो बाहर से आवेश लेकर दोबारा चार्ज नहीं हो सकती, पुनः आवेशित नहीं हो सकती। ऐसे सेलों को क्या कहते हैं? हम प्राथमिक सेल कहते हैं। समझ में आया? ऐसे सेल जिनके अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? अनुत्क्रमणीय होती हैं, उन सेलों को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। अर्थात इन सेलों को एक बार उपयोग में लाए जाने के बाद पुनः आवेशित करके उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे सेल क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। नंबर 2, दूसरे सेल कौन से होते हैं भाई? द्वितीयक सेल होते हैं। द्वितीयक सेल किन्हें कहते हैं? ऐसे सेल जिनके अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? उत्क्रमणीय होती हैं। उत्क्रमणीय का मतलब जो दोनों दिशाओं में संभव है, केमिस्ट्री में देखा होगा, उत्क्रमणीय समीकरण है। सही है। ऐसे सेल जिनके अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? उत्क्रमणीय होती हैं, अर्थात इन सेलों को बार बार आवेशित करके बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। अर्थात एक बार चार्ज किया, फिर हमने उसे यूज कर लिया, अर्थात निरावेशित कर दिया, फिर से चार्ज किया, फिर से आवेश ले लिया उनसे। सही है। यानी ऐसे सेलों को बार बार चार्ज करके बार बार आवेशित करके उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसे सेल जिनके अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होती हैं, अर्थात एक बार उपयोग में लाए जाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, वो कहलाते हैं प्राथमिक सेल। और ऐसे सेल जिनके अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? उत्क्रमणीय होती हैं, अर्थात उन्हें बार बार आवेशित करके बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, वो कहलाते हैं द्वितीयक सेल। सही है। ये तो हो गया सेल। उसके आगे क्या दे रखा है भाई? सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है भाई? दूसरा टॉपिक है हमारा सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है भाई? देखिए, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक आवेश को सेल सहित का मतलब सेल के अंदर भी
प्रवाहित करने पर सेल की जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहते हैं हम, सेल का विद्युत भाग बल कहते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, कोई सेल है, सही है। तो एकांक आवेश को यहाँ से यानी पूरे बाह्य परिपथ में और बाह्य परिपथ के साथ साथ इस सेल के अंदर भी प्रवाहित करने में सेल की जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहते हैं हम, सेल का विद्युत भाग बल कहते हैं। सही है। एकांक आवेश को सेल सहित अर्थात सेल के अंदर भी प्रवाहित करने में बैटरी या सेल की जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे सेल का विद्युत भाग बल कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम, ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। सही है। तो यदि Q कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में W जूल कार्य किया जाता है तब उस सेल का विद्युत भाग बल कितना होता है, E बराबर W/Q। सही है। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर बैटरी या सेल की जो ऊर्जा खर्च होती है उसे सेल का विद्युत भाग बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर W जूल ऊर्जा खर्च होती है तब E बराबर कितना होता है, W/Q। ये इसका फॉर्मूला हो गया है, E बराबर W/Q। मात्रक क्या होगा इसका, W का मात्रक जूल होता है, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो क्या फॉर्मूला, क्या मात्रक बन गया इसका, जूल प्रति कूलाम, या क्या होता है दूसरा मात्रक, वोल्ट मात्रक लेते हैं, मानक मात्रक क्या वोल्ट है, तो इसका मात्रक क्या है, वोल्ट। सही है। ये सेल का विद्युत भाग बल हो गया है। अब आता है सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर, भाई सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है भाई, सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल का टर्मिनल विभवांतर। सही है। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है भाई, सेल के टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा वैसी है जैसे सेल के विद्युत भाग बल। अंतर क्या होता है, एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में, सेल के अंदर नहीं, केवल बाह्य परिपथ में, एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में, या कह सकते हैं एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में सेल की जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। जैसे देखिए ज़रा, अभी हमने जो विद्युत भाग बल में लिया था वो क्या लिया था, सेल के अंदर भी प्रवाहित किया था। ये सेल के टर्मिनल हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये ऋणात्मक टर्मिनल है। तो सही है। हम कह रहे हैं एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, अंदर नहीं जाना, केवल सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में सेल की जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अंतर समझ में आया विद्युत भाग बल में और टर्मिनल विभवांतर में। टर्मिनल विद्युत भाग बल में हमने बोला था कि एकांक आवेश को बाह्य परिपथ में और सेल के अंदर भी प्रवाहित करने में सेल की जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे सेल का विद्युत भाग बल कहते हैं। और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, सेल के एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में सेल की जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, टर्मिनल विभवांतर को, टर्मिनल विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं V से। सही है। तो सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में यदि W जूल कार्य किया जाता है तब सेल का टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, V बराबर W/Q। लीजिए ये सेल का टर्मिनल विभवांतर हो गया है। फॉर्मूला वही है जो विद्युत भाग बल का था, पर अंतर है दोनों में। ये जो कार्य है ये कार्य है सेल के अंदर प्लस सेल के बाहर प्रवाहित करने में किया गया कार्य है, और ये जो कार्य है ये केवल बाह्य परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में, आवेश को प्रवाहित करने में जितना कार्य किया जाता है वो सेल का टर्मिनल विभवांतर होता है। आई बात समझ में। इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। समझ में आया। फॉर्मूला एक जैसा है, मात्रक एक जैसा है, बस अंतर ये होता है कि विद्युत भाग बल में जो कार्य लिया जाता है वो सेल के अंदर वाला भी और बाहर वाला भी लिया जाता है, और विद्युत टर्मिनल विभवांतर में जो कार्य लिया जाता है वो केवल बाह्य परिपथ का कार्य लिया जाता है। सही है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अबे यहाँ तो कार्य किया जा रहा है यहाँ से लेकर बाह्य भी प्लस अंदर भी, इसमें लिया जा रहा है केवल बाहर बाहर वाला,
तो कौन सा कार्य ज़्यादा होगा भाई, केवल बाहर वाला या बाहर प्लस अंदर वाला भी, तो बाहर प्लस अंदर वाला भी ज़्यादा होगा ना, तो इसका मतलब ये वाला कार्य ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा। इसका मतलब क्या निकलता है कि सेल का विद्युत भाग बल जो होता है वो टर्मिनल विभवांतर से क्या होता है, बड़ा होता है। आई बात समझ में, सेल का सेल का विद्युत भाग बल जो होता है वो टर्मिनल विभवांतर से क्या होता है, बड़ा होता है। सही है, तो ये दो टॉपिक क्लियर हुए हमारे, सेल का विद्युत भाग बल और सेल का टर्मिनल विभवांतर। सही है। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है अभी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है भाई। हमने प्रतिरोध पढ़ा है इससे पिछले चैप्टर में कि वैद्युत धारा, चालक तार वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, उन चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है भाई, तो जिस प्रकार तार वैद्युत तारों में जब धारा प्रवाहित होती है तो तार क्या करते हैं, वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाते हैं। सही है, तो उसी अवरोध को क्या कहते हैं हम, तार का, उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। सेम सेल का जो वैद्युत अपघट्य होता है, सेल का जो घोल होता है, तो सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है। जिस प्रकार तार वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध लगाते हैं उसी प्रकार सेल का जो वैद्युत अपघट्य है या सेल का जो घोल है वो भी वैद्युत धारा के मार्ग में क्या लगाता है, अवरोध लगाता है। उसी अवरोध को क्या कहते हैं हम, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आई बात समझ में, यानी सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध लगाता है उसी अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी बाह्य प्रतिरोध जो होता है उसे तो किससे प्रदर्शित करते थे हम, कैपिटल आर से, पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है या जो अवरोध लगाता है उसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है अभी आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, यानी जिन पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, तो क्या क्या होंगे भाई सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक दे रखा है, यह सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए जरा, ये कोई बैटरी या ये कोई सेल है या बैटरी समझे, सही है। इसकी दो ये इलेक्ट्रोड हैं, ये धन इलेक्ट्रोड है, ये ऋण इलेक्ट्रोड है। इनमें क्या भरा होगा, घोल भरा हुआ होगा वैद्युत अपघट्य। तो वो क्या कह रहा है, पहला कारक क्या है जिस पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर कर रहा है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध बताया है सेल का घोल वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध लगाता है। ये जो घोल है यानी जब धारा प्रवाहित होगी ऐसे आएगी प्लस से माइनस को, ऐसे धारा जब जाएगी तो ये जो घोल है ये वैद्युत धारा के मार्ग में क्या लगाएगा, अवरोध लगाएगा। उसी अवरोध को क्या कह रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध कह रहे हैं। अब आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन मानों पर निर्भर करता है। तो पहला कारक होता है यह दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ये दूरी है दोनों प्लेटों के बीच की, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की, इनके बीच की दूरी के कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये दूरी मैंने अगर डी मानूं तो आर अनुक्रमानुपाती होता है डी के। अर्थात जैसे जैसे हम इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध कैसे बढ़ेगा भाई, अरे भाई जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनके बीच में घोल बढ़ता जाएगा, घोल की मात्रा बढ़ती जाएगी। और जब घोल की मात्रा बढ़ेगी तो वो क्या है, उसके घोल क्या लगा रहा है, अवरोध लगा रहा है। अर्थात वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध बढ़ता चला जाएगा। क्लियर, सही है। यानी पहला रीजन जो है, पहला जो कारक है वो क्या है, यह दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा फैक्टर क्या है भाई,
घोल में डूबे हुए प्लेटों की क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घोल में डूबे हुए प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी देखिए ये जो प्लेटें हैं ये घोल में डूबी रहती हैं, तो वो ये कह रहा है कि R जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जितना क्षेत्रफल ज़्यादा डूबा हुआ होगा प्लेटों का या इलेक्ट्रोडों का, उतना ही आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। देखते हैं हमारे घरों में जो बैटरी यूज करते हैं, जब उसका पानी कम हो जाता है तो हम देखते हैं कि उसका बैकअप कम हो जाता है, वो कम करंट देता है। उसका रीज़न क्या है कि जब प्लेटों के बीच घोल कम हो गया है तो क्षेत्रफल कम डूबेंगी, जब कम डूबेंगी तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? बढ़ जाता है, अर्थात वैद्युत धारा के मार्ग में लगने वाला अवरोध बढ़ जाता है, जिससे उसका बैकअप कम हो जाता है। सही है। तो पहला फैक्टर कि ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा फैक्टर ये घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है। तीसरा फैक्टर क्या है भाई? वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर इसका मान बढ़ता है। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, सांद्रता का मतलब समझते हैं कि जिनका ये मिश्रण है उनके अनुपात को बढ़ाया जाए, उनकी मात्रा को बढ़ाया जाए। तो जैसे जैसे हम इस वैद्युत अपघट्य की सांद्रता को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है? इसका मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। सही है। चौथा फैक्टर क्या है भाई? कि वैद्युत अपघट्य और प्लेटों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी किस पर निर्भर करता है? इसमें जो घोल डाला गया है, जो वैद्युत अपघट्य डाला गया है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, और जो इलेक्ट्रोड ली गई हैं यानी जो प्लेटें ली गई हैं उनकी पदार्थ की प्रकृति पर भी लिया जाता है, निर्भर करता है। आई बात समझ में? यानी किस किस पर निर्भर करता है? घोल की प्रकृति पर निर्भर करता है, दो जो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं उनके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और क्या है भाई? कि जैसे जैसे इस्तेमाल किया जाता है इसका, यानी समय के साथ इसका मान क्या लगातार बढ़ता चला जाता है। हम देखते हैं कि बैटरी क्या है शुरू में सही चलती है, धीरे धीरे क्या उसका बैकअप कम होता चला जाता है, अर्थात उनका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता चला जाता है। यानी जैसे जैसे उसका यूज होता चला जाता है आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता चला जाता है। सही है। तो मेन ये 4 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर क्या है कि ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा फैक्टर क्या है? यह घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा फैक्टर क्या है कि यह घोल की सांद्रता बढ़ाने पर इसका मान बढ़ता है। चौथा फैक्टर क्या है? यह घोल की प्रकृति और इलेक्ट्रोडों की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये 4 पॉइंट है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया, इसलिए इसे सीरियसली लें। सही है। पहला, यह दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, यह घोल में डूबी हुई प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा है यह घोल की सांद्रता बढ़ाने पर इसका मान बढ़ता है। और चौथा क्या है कि इसका मान प्लेटों की प्रकृति और घोल की प्रकृति पर निर्भर करता है। सही है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यानी किस किस में संबंध निकालना है? टर्मिनल विभवांतर होता है V, विद्युत वाहक बल क्या होता है E, और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है R। इन तीनों में हमें संबंध निकालना है। सेल के टर्मिनल विभवांतर में पढ़ चुके हैं हम, सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ चुके हैं हम, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, 3 टॉपिक पढ़े हमने। विद्युत वाहक बल पढ़ा है, टर्मिनल विभवांतर पढ़ा है, आंतरिक प्रतिरोध पढ़ा है। अब उन तीनों में हमें संबंध निकालना है। सही है। तो इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। हमने मान लिया कोई बाह्य प्रतिरोध है या कोई परिपथ है जिसका प्रतिरोध कितना है? R है। सही है। कोई बाह्य प्रतिरोध R है जिसे हम किससे जोड़ते हैं? किसी सेल से जोड़ देते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? r है। और उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है भाई? E है। ये सेल है। समझ में आया? कोई बाह्य प्रतिरोध R है जिसे E विद्युत वाहक बल और R आंतरिक प्रतिरोध वाले किसी सेल से जोड़ दिया जाता है। जब सेल से जोड़ते हैं तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होती है भाई? I धारा प्रवाहित होती है। सही है। तब इस सेल में बहने वाले, इस पूरे परिपथ में बहने वाली कुल धारा कितनी होगी? तब
E बराबर इस सेल का कुल प्रतिरोध कितना होगा भाई, इस सेल का इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, बाह्य प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r जुड़ा हुआ है, ये दोनों के दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया R डैश बराबर कितना, श्रेणी क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होता है R प्लस R, सही है। तब इस परिपथ में के लिए लगाएंगे, सूत्र होता है हमारे पास V बराबर आई आर, पर वो बाह्य परिपथ के लिए होता है हमारे पास पूरे सेल का है विद्युत भागबल E, तो फॉर्मूला होगा कितना E बराबर आई आर डैश, सही है। E बराबर आई आर डैश की वैल्यू रखो R प्लस R, सही है। तब E बराबर कितना आया, E बराबर आया आई आर प्लस आई आर, ठीक है। E बराबर ये आई आर क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, तो इसे क्या लिखते हैं हम V प्लस आई आर, लीजिए ये संबंध हो गया किस किस में, E क्या है विद्युत भाग बल है, V क्या है टर्मिनल विभवांतर है और R क्या है आंतरिक प्रतिरोध। हमें इन तीनों में संबंध निकालना था, हमारा हेडिंग था सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत भाग बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, तो कितना आया वो E बराबर V प्लस आई आर, सही है। ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत भाग बल और टर्मिनल विभवांतर में संबंध है। यहीं से पता चलता है कि E बराबर कितना V प्लस आई आर, यानी E का मान बड़ा है किससे, B से, कितना आई आर। आई आर क्या है, ये सेल के अंदर होने वाला विभव पतन है, I क्या है बहने वाली धारा और R क्या है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो V बराबर आई आर होता है ना, विभवांतर होता है, विभव पतन होता है, तो स्मॉल आई आर क्या है, ये सेल के अंदर खर्च होने वाला विभवांतर है, विभव पतन है सेल के अंदर होने वाला, ठीक है। तो यानी सेल के अंदर जितना विभव पतन होता है उतना ही अधिक E का मान होता है V से, सही है। मैंने बताया था ना E का मान बड़ा होता है V से, तो E बराबर होता है V प्लस आई आर। तो ये फॉर्मूला कब है, जब सेल से करंट यानी आवेश लिया जा रहा है, धारा ली जा रही है, पर हम सेल को चार्ज भी करते हैं। जब सेल को चार्ज करते हैं तो उस दिशा में धारा की दिशा पलट जाती है, सही है। धारा की दिशा अभी तो बह रही है कैसे, प्लस से माइनस की ओर, पर जब हम सेल को चार्ज करते हैं तो धारा बहती है माइनस से प्लस की ओर, तब फॉर्मूला क्या हो जाता है E बराबर V माइनस आई आर, यानी उस कंडीशन में सेल का जो विद्युत भाग बल होता है वो छोटा होता है किससे, टर्मिनल विभवांतर से,